के जो परिणाम थे वो कुछ इस तरह थे, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, शॉक, कम समय के मतलब तुरंत मिलने वाला। तो शॉक थेरेपी से पहला जो उसका परिणाम हुआ वो था कि साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। आपको याद होगा कि साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण सरकार के द्वारा नियंत्रित थी। अब साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस इसलिए हो गई क्योंकि सरकारें खत्म हो गई, और ऐसी सरकारें जो एक पार्टी की थी, ऐसी सरकारें जिनका स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण था। अब जब ये सरकारें खत्म हुई तो साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जहां पर समानता की बात होती थी वहां अब विषमता चल पड़ी और लूटपाट। जो लोग समानता के पक्ष में नहीं थे, जो लोग इस बात के काबिल थे कि वे अमीर बन सकें, संपत्ति अर्जित कर सकें या संपत्ति इकट्ठा कर सकें, उन्होंने बिना समय व्यर्थ किए लूटपाट मचाकर अपनी संपत्ति को बढ़ाया, अपने दायरे को बढ़ाया। और इस प्रकार परिणाम क्या हुआ कि साम्यवादी व्यवस्था की जो मूल विचारधारा थी, समानता, वो तो समाप्त हुई। इन देशों की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह टूट गई, पूरी तरह तहस नहस हो गई। दूसरा परिणाम शॉक थेरेपी का क्या हुआ कि ये जो इलाज किया गया इसमें लगभग 90% उद्योगों को सरकार से लेकर निजी हाथों को बेच दिया गया, और एक बार जब बेच दिया गया तो उसे वापस लेना सरकार के द्वारा नामुमकिन था, असंभव था। तो निजी हाथों में बेचा भी किनको गया? जो इसमें सक्षम थे, जो संबंधित लोग थे, जिनके पास प्रभाव था। प्रभावशील लोगों के हाथ में यह सारी संपत्ति, सारा उद्योग चला गया, और इस प्रकार 90% से ज्यादा का उद्योग अब निजी हाथों में चला गया। बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है कि साम्यवाद व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई। और जब निजी हाथों में ये उद्योग जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस उद्योग में होने वाले उत्पादन की कीमत व्यापारी तय करने के लिए स्वतंत्र हो गया। सरकार पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस निजी उद्योगों में कार्य करने वाले जो मजदूर थे, कर्मचारी थे, इनका वेतन आदि अब व्यापारी के हाथ में निर्भर हो गया। ये किसी भी बात के लिए विवश नहीं थे और स्वतंत्र थे, बल्कि वेतन तय करना, इनके कालखंड तय करना और आदि आदि अन्य चीजें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 90% उद्योगों को निजी कंपनी के हाथों बेच जाने से पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। शॉक थेरेपी का तीसरा परिणाम, अब जब तहस नहस हो गई अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, सरकारी नियंत्रण चला गया, निजी हाथों में सब आ गया, तो गरीब लोग, नीचे के तबके के लोगों का क्या होगा? आर्थिक पुनर्निर्माण अत्यधिक आवश्यक था। इस आर्थिक पुनर्निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं था, सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, सरकार का कोई दखल, नियंत्रण, हस्तक्षेप था ही नहीं, क्योंकि अब सरकारें भी वैसी नहीं थी जो नियंत्रित कर सकें। साम्यवादी सरकार ऐसा कर सकती थी। साम्यवाद जाने से साम्यवादी सरकार चली गई, साम्यवादी पार्टी के जाने से अब निजी हाथों में ये सब चला गया, और पुनर्निर्माण, आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण अब सरकार नहीं बल्कि बाजार की ताकतें तय कर रही थी। मार्केट तय कर रहा था कि हम किस दिशा में जाएंगे। मार्केट का अर्थ है व्यापारी, मुनाफाखोरी करने वाले लोग, जो लोग गलत कार्य करते हैं पैसे के बल पर, वे लोग, ये लोग अब तय कर रहे थे कि देश का आर्थिक ढांचा कैसा होगा। समानता,
समता, ऐसे आदर्श तो इन मार्केट फोर्सेस की सोच से कोसों दूर थे। तो हम कह सकते हैं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि साम्यवादी शासन के बाद जो शॉक थेरेपी पश्चिमी देशों ने, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उसने जो शॉक थेरेपी दी, उसके बड़े ही दुष्परिणाम हुए और जो समाज था वो दो टुकड़ों में बंट चुका था। ऐसा एक जो उच्च वर्ग, धनाढ्य वर्ग, और एक ऐसा निम्न गरीब वर्ग। बाजार पर निर्भर हो जाना, आर्थिक व्यवस्था का बाजार पर निर्भर हो जाना कतई अच्छा नहीं होता, और ये यहां पर शॉक थेरेपी के बाद हुआ। चौथा परिणाम, जो राज्य, जो सरकार, साम्यवादी सरकार, साम्यवादी विचारधारा इतने वर्षों से नियोजित ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से जो औद्योगिक ढांचा बना रही थी और बनाई थी, जो इतने वर्षों तक जो परिणाम भी दे रही थी, वह ढांचा चरमरा कर टूट कर गिर गया, क्योंकि सभी चीजें अब निजी क्षेत्र में चली गई, व्यक्तियों के हाथ में चली गई, बाजार में चली गई। तो इतने वर्षों का नियंत्रित, राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा अब नहीं रहा, और राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचे के न रहने से इस उद्योगों से जुड़े हुए मजदूर, श्रमिक और अन्य कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया। त्राही त्राही मच गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। पांचवा, रूबल। रूबल क्या है? जैसे भारत की करेंसी कहलाती रुपया, जिसे रू लिखते हैं, इंग्लैंड की करेंसी कहलाती पाउंड, जिसे इस रूप में लिखते हैं, अमेरिका की करेंसी कहलाती डॉलर, जिसे ऐसा लिखते हैं, ऐसे ही रूस की करेंसी कहलाती रूबल। रूबल की जो वैल्यू थी, रूबल की जो कीमत थी, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। वैल्यू का अर्थ क्या है? जैसे यदि आज की हम बात करें तो भारत के 80 रुपए के बराबर अमेरिका का $1 होता है, या भारत के 100 रुपए के बराबर इंग्लैंड का एक पाउंड होता है। तो ये वैल्यू है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के सामने कितनी है, ये हम बता रहे हैं। जहां तक रूबल की बात थी, रूबल के वैल्यू में बहुत गिरावट आ गई, बहुत ही सस्ता हो गया, और जब वैल्यू गिरती है तो चीजें बहुत 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 महंगी हो जाती हैं। तो रूबल की वैल्यू में अत्यधिक नाटकीय गिरावट आई, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। लेकिन ये सब बाजार के जो फोर्स थे, बाजार की जो ताकतें थी, जिसमें व्यापारी का अहम रोल था, उसकी अहम भूमिका थी, ये तय कर रही थी। परिणाम क्या हुआ कि महंगाई आकाश छूने लगी। छठवां परिणाम शॉक थेरेपी का ही। अधिकांश लोगों ने, जिन्हें पैसे की जरूरत थी, खासकर जब महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगार हो गए, तो पैसा तो चाहिए ही। तो जो भी पैसा उन्होंने बचा के रखा था, चाहे वो अधिकार पत्र के रूप में, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में, चाहे वो इंश्योरेंस के पेपर के रूप में, वो सबको उन्होंने बेच दिया। पैसा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था तुरंत, और बेचा तो सब काला बाजारियों ने उसे खरीद लिया। जो लोग ब्लैक मार्केट करते थे, उसे सस्ते में खरीदा, ताकि उचित समय पर, सही समय आने पर, सही कीमत मिलने पर फिर इसे बेचकर पैसा कमाया जा सके। पर सच्चाई तो ये थी कि इस समय जब लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप, जब सारा धंधा निजी हाथों में चला गया और चंद हाथों में चला गया, तो मजदूर जब बेरोजगार ही नहीं बल्कि भुखमरी और बढ़ती महंगाई से मारे जाने लगे, तो वे विवश हो गए कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत फिक्स डिपॉजिट आदि रखा था,
उसे काला बाजारियों को बेच कुछ पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की और काला बाजारियों ने इसे औने पौने दाम में ये सब खरीदा, जिसका बाद में उन्होंने बड़ा फायदा उठाया। और दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति जिसने ये सब बेचा, अधिकार पत्र बेचा, इंश्योरेंस के पेपर बेच दिए, फिक्स डिपॉजिट बेच दिया, वह और गरीब हो चला। सातवां परिणाम कि सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई। जैसा मैंने शुरू में बताया कि कम्यून क्या है। कम्यून यही है जिसमें पूरे सामूहिक रूप से गांव के लोग एक साथ मिलकर खेती करते हैं। गांव की जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती थी। सोवियत प्रणाली में, साम्यवादी प्रणाली में जमीन जो है सब सरकार की, और जमीन में गांव से जुड़े गांव के लोग एक साथ खेती करते थे, चाहे रोपाई हो, चाहे कटाई हो, बुआई हो, बिकाई हो, सब में पूरे गांव के लोगों का एक साथ श्रम होता था, रोल होता था। अब यहां क्या हुआ कि जब निजी हाथों में जमीन चली गई, शॉक थेरेपी में जब 90% से ज्यादा उद्योग बेच दिया गया, तो सामूहिक खेती भी समाप्त हो गई। किसान लोग अब अपने अपने पैसे की जुगाड़ में, पैसे की खोज में यहाँ वहां भागने लगे, यहाँ वहां जाने लगे, तो सामूहिक खेती की बात ही दूर हो गई। ये सामूहिक खेती ही थी जिसने सोवियत संघ में खाद्यान्न की व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया था, मजबूत बना दिया था कि भोजन की कमी वहां जो पूर्व में सतत रूप से होती थी, जब तब अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, वो खत्म हो चुका था। अब वह सामूहिक व्यवस्था को भी पश्चिमी सभ्यता की शॉक थेरेपी ने समाप्त कर दिया, तोड़ दिया। ऊपर जो बातें आपको बताई गई हैं, इन सब बातों का एक परिणाम शॉक थेरेपी के 8वें परिणाम के रूप में देखा जा सकता है, और वह है समाज के वर्ग विभाजन, समाज में असमानता। वह देश जहां पर ऐसी विचारधारा थी जिसमें समानवाद मुख्य बात होती थी, वह देश अब सबसे ज्यादा असमानता का शिकार हो गया, सामाजिक असमानता का। अब वहां पर चंद अमीरों के हाथ में वहां की संपत्ति, वहां का उद्योग और वहां का पैसा हो गया, और बाकी लोग जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, वे गरीब हो गए। तो शॉक थेरेपी के कारण अमीर और गरीब में अंतर बढ़ा, आर्थिक असमानता बढ़ी, और स्थितियां लगभग 1917 के रूसी क्रांति के पहले की ही होने लगी, जिसमें चंद लोगों के हाथ में, जो सत्ताधारी थे, उनके हाथ में, शासन के हाथ में प्रभाव था, और बाकी लोग बेचारे गरीब थे। वही बात अब फिर होने लगी, और अमीर और गरीब के बीच में आर्थिक असमानता दिनों दिन बढ़ती जाने लगी। 9वां परिणाम, मैंने काला बाजारियों की बात की, ऐसे ही माफिया भी आए। माफिया क्या होते हैं? किसी गलत कार्यों को करने वाले लोगों का गुट, जैसे हत्या आदि करने वालों का एक गुट, वो माफिया कहलाता है। जमीन आदि की लूटपाट करने का एक झुंड लोगों का गुट, वह माफिया कहलाता है। आतंकवाद करने का एक गुट, वह आतंकियों का माफिया कहलाता है। तो इस प्रकार माफिया का जन्म हुआ, और उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण में ले लिया। माफिया में कौन लोग थे? आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले माफिया में वे लोग थे जो लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे, अपना इतनी संपन्नता से पैसा आराम से वो लगाते थे, मुंह बोली उसकी कीमत पाते थे उस पैसे की, और मार्केट को अनाप शनाप तरीके से उसको रेगुलेट करते थे। दूसरे शब्दों में, सरकारी नियंत्रण आर्थिक व्यवस्था पर ना होने के कारण अब जो मार्केट है, अब जो बाजार था, वह बाजार की व्यवस्था, सारी आर्थिक व्यवस्था चंद लोगों के हाथ में आ गई। ये लोग तय करने लगे कि वस्तुओं के भाव कैसे होंगे, वस्तुओं की आवाजाही कैसे होगी,
आवश्यक सामानों की कीमतें क्या रहेंगी, आदि आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी का 9वां लेकिन बहुत घातक परिणाम था कि माफिया वर्ग के लोगों ने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 10वां और परिणामों की श्रृंखला में, शॉक थेरेपी के परिणामों की श्रृंखला में एक अंतिम है कि कई गणराज्यों में, राष्ट्रकुल के गणराज्यों की हमने चर्चा की है, कई गणराज्यों में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, क्योंकि जिसके पास पैसा था वो पैसे का खेल खेलने लगा और जो लोग उनके खिलाफ होते थे, इन धनाढ्य वर्ग के खिलाफ, उनको सत्ताच्युत कर देना और नए लोगों को, अपने बाशिंदों को गद्दी पे बैठाना, यह खेल चलने लगा। साम्यवादी विचारधारा को समाप्त कर दिया गया, नई विचारधारा पनप नहीं पाई थी, मजबूत नहीं हो पाई थी, तो एक तरीके से कोई संगठित पार्टियों का जन्म नहीं हो पाया था, जबकि जो संगठित पार्टी एक थी, साम्यवादी पार्टी, वह समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार न घर के थे न घाट के। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अस्थिरता आई, सरकारें जो गिरी, उठी, बनी, फिर हार गई, बदलती रही, ये लगातार राजनीतिक अस्थिरता आने से कई देशों में आंदोलन शुरू हो गया, जनता नाराज हो गई, जन आंदोलन शुरू कर दिया, हिंसा पर उतारू हो गई, कई जगह तो गृह युद्ध भी हुए। ये सब क्यों हुए? राजनीतिक अस्थिरता के कारण। राजनीतिक अस्थिरता क्यों होने लगी? क्योंकि धनाढ्य वर्ग के लोग अब इन लोगों को अपने इशारों पर नचाने लगे। और धनाढ्य वर्ग कैसे बना? शॉक थेरेपी के दुष्परिणाम के रूप में धनाढ्य वर्ग आया। हिंसात्मक आंदोलन, जन आंदोलन, गृह युद्ध, इसका जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। दागिस्तान, चेचन्या आदि में क्या हुआ, ये इसकी एक चर्चा हम कर चुके हैं। ऐसा अन्य जगहों पर भी हुआ, जिसको विस्तार से यदि जाएं तो बहुत सारे कालखंड इन गतिविधियों को समझने में ही निकल जाएंगे। पर आपके लिए जानना जरूरी है कि शॉक थेरेपी का ही परिणाम था कि गणराज्य जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, नए ख्वाबों के साथ, नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, वे अब राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो गए, जिसका कारण था धनाढ्य वर्ग और अन्य और कुछ विदेशी ताकतें भी, जो वहां के पेट्रोलियम, वहां के अन्य संसाधनों पर नजर रखी हुई थी और उसका फायदा उठाना चाहती थी। इनकी गतिविधियों ने एक तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा और गृह युद्ध की स्थिति ले आई और कई देशों में, कई गणराज्यों में हम देखते हैं कि आंदोलन और गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार शॉक थेरेपी ने पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के बदले उसे और खराब कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि शायद उनकी मंशा भी सुधार से कम, उन देशों के हित से कम, उसका दोहन ज़्यादा थी। और रूस जैसा देश, उसके सहित उसके जो अधिकांश देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था, जैसा मैंने पहले बताया, लगभग 2000 के आसपास जाकर उनकी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। लगभग 10 वर्ष लग गए। इन 10 वर्षों में खड़ा होने में इनको जो नवजीवन मिला, जो संजीवनी मिली, वो उतना IMF या वर्ल्ड बैंक के कारण नहीं। इनको नवजीवन, जीवन दान मूल रूप से उन्हीं के अपने संसाधनों के कारण मिला। रूस, अजरबैजान और इस प्रकार कुछ अन्य जो क्षेत्र थे, उसकी यदि हम बात करें, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ पर तेल, खनिज भंडार
और प्राकृतिक गैस का प्रचुर विशाल भंडार था इन क्षेत्रों में, जिनके मैंने अभी नाम लिए। इनका दोहन और इनका विदेश में बिक्री, निर्यात, इससे इनको बहुत पैसा मिला, प्रचुर पैसा मिला। ये जो मध्य एशियाई क्षेत्र थे, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, बहुलता थी, विशालता थी, इन क्षेत्रों से पाइपलाइन के माध्यम से बंदरगाहों में जब इनको ले जाया जाता था, तो उसके लिए पाइपलाइनों की आवश्यकता की पूर्ति को अन्य गणराज्यों के माध्यम से पूरा किया गया। उनके क्षेत्रों से पाइपलाइन बिछाई गई और उस पाइपलाइन बिछाने की एवज में इन गणराज्यों को कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान आदि को इनको किराया मिलने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अपने ही नैसर्गिक संसाधनों के बल पर इन्होंने अपना विकास किया और उस हद तक इनकी निर्भरता इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक पर कम हो गए। वास्तव में कहा जाए तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो शॉक थेरेपी के माध्यम से यहाँ की समस्या का इलाज करने का प्रयास किया, वह एक तरीके से गलत था और बहुत खराब साबित हुआ। इसके साथ एक हद तक विनिमय का काम भी पूरा हुआ, यानी सामान देने की एवज में ऐसे आवश्यक वस्तुओं का आयात जो इन क्षेत्रों की ज़रूरत थी। तो इस प्रकार शॉक थेरेपी का इलाज या शॉक थेरेपी की एवज में एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी इन देशों ने कर रखी थी, जिससे उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को कम से कम 10 वर्ष बाद अपने बल पर खड़ा करने में स्वतंत्रता पाई। विघटन के बाद संघर्ष और तनाव, ये जो पूरा दौर है, शीत युद्ध के अंतिम वर्ष और उसके बाद के 10-12 वर्ष, ये बड़े ही कठिन काल रहे इन क्षेत्रों के लिए। आज भी यहाँ के कुछ क्षेत्रों में वही संघर्ष का दौर जारी है। और इसके कारण क्या है? चलिए थोड़ा सा हम इसका अध्ययन करें, थोड़ा जानने की कोशिश करें कि अधिकतर संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र जो सोवियत संघ में थे, वहाँ पर क्या हुआ। अनेकों गृह युद्ध हुए, अनेकों जातीय संघर्ष हुए और बहुत सारी बगावतों को भी इन क्षेत्रों ने झेला। गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, हिंसात्मक गतिविधियां, बगावत आदि, और उसके साथ बाहरी ताकतों की दखल, इसने यहाँ की समस्या को और बढ़ा दिया। पहला क्षेत्र, पहला ध्यान हमारा चेचन्या पर जाता है, जहाँ पर हिंसात्मक गतिविधियाँ अत्यधिक हुई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। चेचन्या, दागिस्तान, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर अलगाववादी आंदोलन बहुत तीव्र हुआ, बहुत हिंसात्मक हुआ और मॉस्को ने, यानी रूस ने, जिसका ये हिस्सा थे, उसने यहाँ के संघर्ष को कुचलने में, मिटाने में कोई कमी नहीं की और उसने भी हिंसा का जवाब हिंसा से देते हुए अत्यधिक बमबारी, सैन्य बमबारी और साथ ही मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत बड़े स्तर पर किया, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने अपनी चिंता भी बारंबार जाहिर की और ऐसा कहा कि आज़ादी की आवाज़ को दबाने के ऐसे गैर मानवाधिकार तरीके अनुचित हैं। सोवियत संघ के टूटने या विघटन के बाद के जो संघर्ष और तनाव थे, उसका दूसरा जो बिंदु है वो समझें कि मध्य एशिया में, जहां सोवियत संघ का आधा हिस्सा था, वहां तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान
एक ऐसा देश बन गया जहां पर 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। 2001 से प्रारंभ हुआ गृह युद्ध 2011-12 तक चला और 10 वर्ष तक वह इस गृह युद्ध की, इस हिंसात्मक युद्ध की चपेट में ताजिकिस्तान रहा। ये आखिर विघटन का ही तो कारण था और परिणाम था। और आखिर हिंसा आदि क्यों हो रही थी, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। राजनीतिक लाभ के लिए कई गुट बन गए थे। साम्यवादी व्यवस्था हटने से वहां पे खाली स्थान हो गया था। रिक्त स्थान में भरने के लिए लोग अपना जोर लगाते थे और इसी में हिंसा और आंदोलन आदि होने लगे थे। साम्यवाद के जाने से अन्य विचारधारा वाले लोग अब सत्ता पर आना चाहते थे और ये सत्ता की होड़ ने गृह युद्ध को जन्म दे दिया, जिसमें ताजिकिस्तान को 10 वर्ष तक इस तरह के युद्ध को झेलना पड़ा। हजारों लोगों की मौत हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ। इस पूरे क्षेत्र में आज भी कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। जॉर्जिया जो स्वयं टूट चुका है, सोवियत संघ का टूटकर हिस्सा एक अलग है, वहां अभी 2 प्रांतों के लिए झगड़ा चल रहा है। जॉर्जिया 2 भागों में टूटने के प्रयास में है और वहां के 2 प्रांत जो हैं वो स्वतंत्रता चाहते हैं अलग से, और इसके लिए गृह युद्ध चल रहा है जो आज भी जारी है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में जो भी शासन आता है उसे उखाड़ फेंकने के लिए फिर जनता आतंकवादी आंदोलन में उतर आते हैं और इसमें निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का या अन्य पड़ोसी गणराज्यों का योगदान तो रहता ही है। इन आंदोलनों को बढ़ावा देने में, अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने में इनका योगदान तो रहता ही है, पर साथ ही वहां के लोगों की जो अपनी इच्छाएं हैं, लोगों के जो अपने सपने थे, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद वो पूरा देखना चाहते थे, देख ना पाने के कारण उसका क्षोभ इस आंदोलन के रूप में, एक हिंसात्मक गतिविधि के रूप में और गृह युद्ध के रूप में सामने आ रहा है। तथ्य तो ये है कि आज भी सोवियत संघ के विघटन, जिसको 30 वर्ष हो चुके हैं, लगभग 30 वर्ष बाद भी उस क्षेत्र में शांति नहीं है और दिन प्रतिदिन, रोज ब रोज हिंसा, आतंकवाद और इसकी आवाज, इसकी घटनाओं के उदाहरण बारंबार वहां आते रहते हैं। और ये सब क्यों? अलगाववादी तत्वों के कारण, क्योंकि वहां के कुछ लोग हर देश में अपना स्वतंत्र होना चाहते हैं। तीसरा बिंदु, संघर्ष और तनाव को लेकर यहाँ के जो कई देश हैं, इन कई देशों के बीच में और एक देश के अंदर कई प्रांतों के बीच में नदी जल आदि के लेकर भी बड़े झगड़े हैं। भारत में भी वैसे देखा जाए तो भारत के कुछ राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर झगड़े हैं, पर केंद्र सरकार की ताकत इतनी मजबूत है कि इन झगड़ों को गृह युद्ध या हिंसात्मक दंगों के रूप में बचाने से रोकने में सक्षम रही है। लेकिन दुर्भाग्य से सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के टूटने के बाद वहां जो स्थितियां पनपी, जिसने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया और बढ़ावा ही दिया, वहां पर केंद्रीय सत्ता के कमजोर हो जाने का परिणाम यह हुआ कि 2 देशों के बीच में नदी के पानी को लेकर झगड़ा होता है, हिंसा हो जाती है, और कई बार तो देश के अंदर के ही 2 भागों के बीच में पानी को लेकर झगड़ा होता है। और क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है, केंद्र में ताकत नहीं है, ये झगड़े एक बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। कई बार तो दुर्भाग्य से नदी पानी को लेकर भी, नदी जल को लेकर भी आपस में कई लोग भिड़ते रहते हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल और आम आदमी का जीवन अत्यधिक दूभर हो चला है, कठिन हो चला है और दिन प्रतिदिन स्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं
और कई बार ऐसा लगता है कि पूर्व का सोवियत संघ, जिसमें ये सारे देश सम्मिश्रित थे, वह ज्यादा बेहतर दुनिया थी बजाय आज के, जब स्वतंत्रता, तथाकथित स्वतंत्रता के नाम पर ये देश कई टुकड़ों में बंट चुके हैं और उसके नागरिक एक दूसरे पर मार काट मचाकर शांति की खोज में निकले हुए हैं। संघर्ष और तनाव को लेकर जहां इन देशों में बहुत ज्यादा अस्थिरता का माहौल और आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों के नैसर्गिक भौगोलिक संसाधनों का दोहन, उसको लेकर भी बहुत झगड़े और तनाव है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बन, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, गैस हैं, आदि आदि, इन संसाधनों का विशाल भंडार है। दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े भंडारों में से कुछ भंडार यहाँ हैं, जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में होगी और असीमित भंडार हैं। इन भंडारों से निश्चित रूप से, इन भंडारों की उपलब्धता से, इन भंडारों के दोहन से निश्चित रूप से इन भंडारों के जो देश हैं उनको आर्थिक लाभ तो हुआ है। इन देशों को बहुत फायदा हुआ है जहां ये भंडार हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस की पूरी दुनिया में जरूरत है और मुंह मांगी कीमत मिलती है, तो इनको इससे फायदा तो हुआ, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि इन क्षेत्रों पर कुछ विदेशी ताकतों की, लोभी ताकतों की, बाहरी ताकतों की, बाहर की तेल कंपनियों की बड़ी नजर है। ये लोग जब तब मौका ताड़ते रहते हैं कि कब यहाँ की स्थितियां बिगड़े और इन तेल भंडारों पर उनका कब्जा हो। दूसरे शब्दों में, ये लोग सतत रूप से इस प्रयास में रहते हैं कि इन देशों की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बिगड़े, और जब सतत रूप से ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वहां पे तनाव की स्थिति तो हो ही जाएगी। जो तेल कंपनियां हैं अलग अलग, ये भी इस झगड़ों में शामिल हैं। कीमत के घटाव बढ़ाव, मात्रा, पेट्रोलियम की मात्रा के उत्पादन मात्रा को लेकर, उसकी कीमत को लेकर इनके बीच में बहुत झगड़े होते रहते हैं, जिसने भी बहुत तनावों को जन्म दिया है। एक तरीके से आर्थिक लाभ शायद इन देशों को कम हुआ, उसके बदले आपसी स्पर्धा का अखाड़ा यह ज्यादा बन गया है। तेल कंपनियों के बीच की आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आपसी प्रतिस्पर्धा, और साथ ही दूसरे देशों के साथ यहाँ की जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसने बहुत ज्यादा तनाव को बढ़ा दिया है, इसका अखाड़ा बना दिया है, युद्ध का मैदान बना दिया है। ये क्षेत्र दुर्भाग्य से रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, और पश्चिमी एशिया से नजदीक है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अमेरिका सतत रूप से अपनी निगाह बनाए रखता है, क्योंकि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। और अब जब सोवियत संघ के रूप में दूसरा ध्रुव या दूसरी दुनिया समाप्त हो गई है और अमेरिका का जहां एक छत्र साम्राज्य अब पूरी दुनिया में तूती बोल रहा है, अमेरिकी वर्चस्व पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वहां अमेरिका हमेशा इस कोशिश में रहता है कि इन पेट्रोल भंडार के क्षेत्रों में किस तरह से वह कब्जा कर सके, किस तरह से वह अपना प्रभाव बढ़ा सके, किस तरह से वह अपना वर्चस्व बढ़ा सके, और उसके प्रयास में वह वहां सतत रूप से तनाव पैदा करता है, सतत रूप से हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। इस क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया कि ये पेट्रोल वाले क्षेत्र रूस की सीमा से लगे हुए हैं,
चीन और अफगानिस्तान से सटे हुए हैं और पश्चिमी एशिया से नजदीक हैं, जहां अमेरिका अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपने सैनिक ठिकाने बनाने के लिए कई बार मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व एशिया में कुछ न कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसने विश्व शांति को बहुत खतरा पहुंचाया, विश्व को कई बार युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया, चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया, लेबनान, ईरान आदि आदि। इन सभी क्षेत्रों में, यमन, इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका ने समय समय पर दखल दी है, और ऐसी दखल जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और उसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य राजनीतिक दिखता है, और राजनीतिक उद्देश्य के पीछे तेल भंडारों पर उसकी नजर। अमेरिका ने कई बार किराए पे ठिकाने हासिल करने के लिए इन देशों को भारी भुगतान किया है, क्योंकि इन देशों को पैसों की सख्त जरूरत है। पैसों के लोभ में ये अमेरिका को उसके मालवाहक जहाजों, उसके सैनिकों, उसके सैन्य भंडारों के लिए किराए पर अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा दे देता है। विमानों को उतरने के लिए, विमानों को उड़ाने के लिए, पेट्रोल आदि भरवाने के लिए ये क्षेत्र दे देता है, और इस प्रकार ये सैनिक ठिकाने यहाँ उसके बनते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक में जब अमेरिका ने युद्ध किया, जो बहुत ही घातक युद्ध था, तो उस युद्ध के दौरान उसे ऐसे बेस की जरूरत थी जहां से उसके हवाई जहाज पेट्रोल ले सकें, उड़ सकें, उतर सकें, और इसके एवज में उसने इन देशों को काफी किराया दिया। इन देशों ने काफी पैसा कमाया, पर जहां एक और पैसा कमाया, निश्चित रूप से वो तो उनका आर्थिक फायदा था, पर दूसरी ओर इस क्षेत्र में इसने काफी तनाव और अशांति भी पैदा की। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है। रूस ने अपना देश नहीं समझता, अपना एक पुराना पड़ोसी नहीं समझता, अपने पुराने सोवियत संघ का एक हिस्सा नहीं मानता, उसे एक विदेश न एक विदेशी के रूप में देखता है। सोचिए संबंध कितने बदल गए हैं। 1990 से पूर्व ये दोनों, चाहे रूस हो, रूस के संबंध इन देशों से बड़े अच्छे थे, लेकिन 1990 के बाद रूस अब अपने ही सोवियत संघ के पुराने देशों को विदेशी मानने लगा। परिणाम, विदेशी मानना और अविश्वास की भावना होना। रूस का तो ये सोचना इसीलिए कई बार कि वो अपना प्रभाव बढ़ाए इन क्षेत्रों में, ताकि अमेरिका को इन क्षेत्रों में किसी तरह का आर्मी या युद्ध के लिए आधार, बेस ना मिल सके। तो रूस भी अब सतत रूप से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जब तब कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहता है जिससे कि वहां अशांति हो जाती है, हिंसा भड़क उठती है, बहुत बार स्थितियां, राजनीतिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। तो देख सकते हैं कि कैसे एक गतिविधि हिंसा को जन्म देती है, हिंसा कैसे दूसरी, तीसरी, चौथी गतिविधियों को जन्म देती है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1990 के विघटन के बाद से आज तक पूर्व सोवियत संघ पूरे भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी अस्थिरता बनी हुई है, तनाव के क्षेत्र बना हुआ है। ये खनिज तेल जैसे जो संसाधन हैं, उसकी उपलब्धि के कारण, उसकी उपलब्धता के कारण चीन भी यहाँ पे नजर लगाए हुए है। रूस तो है ही, अमेरिका तो है ही, लेकिन अब यहाँ चीन भी, उसकी भी नजर है कि उसे भी इन तेल भंडारों, इन गैस भंडारों, इन संसाधनों का कुछ फायदा, की उपलब्धता का फायदा मिले। और परिणाम क्या है कि उसने भी सीमा पे अपनी फौजें बढ़ा दी हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर अपना व्यापार बढ़ाने लगा है, और व्यापार शुरू करने के साथ साथ अब उसने इतना व्यापार बढ़ा लिया है उस क्षेत्रों में कि चीनी प्रभाव अब उस पूरे क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में चीन
रूस, अमेरिका, अन्य विदेशी ताकतें, इनका भारी जमावड़ा और भारी खेल चल रहा है जो सतत रूप से वहां की स्थिति को तनावग्रस्त बनाए हुए है। चेचन्या दागिस्तान के बाद दूसरा क्षेत्र जो पूर्वी यूरोप में, उधर यदि हम देखें तो वहाँ स्थितियाँ थोड़ी बदली हुई रहीं। चेकोस्लोवाकिया, जिसका जिक्र पहले किया गया है, जो वार्सा पैक्ट के तहत सोवियत गुट का एक हिस्सा था, वह शांतिपूर्ण दो भागों में बट गया। एक क्षेत्र कहलाया चेक और दूसरा कहलाया स्लोवाकिया। यहाँ पे शांतिपूर्ण रूप से दोनों क्षेत्र बट गए, लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष पूर्वी यूरोप में जो हुआ वह क्षेत्र कहलाता है युगोस्लाविया। ख्याल रखेंगे, युगोस्लाविया का ही क्षेत्र था जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया वहाँ की घटनाओं ने। वही युगोस्लाविया आज भी विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और ये वही युगोस्लाविया है जहाँ के मुखिया गुस्ताव मार्शल टीटो, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक प्रणेता रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद युगोस्लाविया के अंदरूनी संघर्ष ने वहाँ पर बहुत हिंसात्मक गतिविधियाँ की और बाल्कान राज्य होने के नाते बाल्कान क्षेत्र के अन्य राज्य भी उससे जुड़ गए और 1991 आते आते युगोस्लाविया कई भागों में टूट गया। बोस्निया, हर्जेगोविना, मालदीवा और उसके साथ ही स्लोवानिया, क्रोएशिया, इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और टुकड़ों के समाप्त होने की गुंजाइश बढ़ती जा रही थी। अंततः कोसोवो, जो वहाँ का एक क्षेत्र है, वह कोसोवो इतना ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियाँ देख चुका है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों को इसमें दखल देना पड़ा और वहाँ पर अपनी शांति सेनाएं वहाँ पे स्थापित करनी पड़ी। युगोस्लाविया के जातीय संघर्ष को, गृह युद्ध को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फौज ने भी वहाँ बहुत ज़्यादा बमबारी की। अंतिम बिंदु इस बात पर वह यह है कि दिसंबर 1991 आते आते इन क्षेत्रों में इस प्रकार दमन, विद्रोह, हिंसा, जातिवादी संघर्ष, गृह युद्ध, सैन्य दखल और बमबारी आदि का काफ़ी बोलबाला हो गया। ये यहाँ पर मानवाधिकार, अलगाववाद, इसके दौर से इस क्षेत्र को गुजरना पड़ा।